हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको इसी चैनल पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेज भी शुरू कराएंगे, तो उसमें से ही उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके साथ जो भी इसके वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। ठीक है। और अब आपको हफ्ते में 2 दिन इकोनॉमिक्स की वीडियोज मिला करेंगी। ठीक है। और अकाउंट की वीडियो आपके लिए काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देखते रहें ताकि आपको सारी तैयारी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की आपके एक ही स्थान पर होती रहे। ठीक है। तो आपका सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहला, आप जैसा जानते हैं कि इकोनॉमिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है। आपने इकोनॉमिक्स के बारे में 9th और 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन आपसे अभी भी पूरी तरह से कोई कहे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसको डिफ़ाइन कीजिए, इकोनॉमी क्या है, उसको डिफ़ाइन कीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज में बात करें तो क्या कह रहा है, इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ये कह रहा है एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। यानी कहने का मतलब क्या है, एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और कुछ इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं या इस तरह का रोल प्ले करते हैं जिससे मैं वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कह रहा है इकोनॉमीज डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेज आर distributed among member of a society. They determine the value of goods or services, and they even determine what sort of thing can be traded or bartered for these services and goods. अब देखिए, यहाँ पे आप समझने की बात कीजिए। ये कह रहा है कि इकोनॉमीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो ये डिटरमाइन करती हैं या ये फिक्स करती हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका जो सोसाइटी के अलग अलग मेंबर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच में उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि जिससे जो गुड्स और सर्विसेज हैं और उनके जो थिंग्स हैं उनको इस तरह से हम डिवाइड कर सकें। या बार्टर का मतलब होता है कि आपस में एक तरह से अकाउंट की लैंग्वेज जैसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन करते हैं कि हम किस तरह से उनको बार्टर कर सकते हैं, उनका विनिमय कर सकते हैं, उसके बारे में ये सब सिस्टम इकोनॉमी कहलाता है आपके लिए। इसको सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोले कोई, तो आप क्या कहोगे? इकोनॉमी इज ए प्लेस वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। यानी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम या प्लेस है जहाँ पर सभी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि इकोनॉमी के क्या क्या टाइप होते हैं। तो इकोनॉमी हमारी नॉर्मली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें ये कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर owned and operated by individual or group of individual. Main objective of production is self-interest of profit maximization. Central problem are solved by price mechanism or market forces of demand and supply. अब देखिए ये क्या कह रहा है, मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसको हम अगर एक नाम और देना चाहें तो हम इसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट इकोनॉमी। ठीक है। तो ये कह रहा है ये इस तरह की इकोनॉमी होती है जो कि इंडिविजुअल्स यानी पर्सनल लोग जो होते हैं और उनके किसी ग्रुप के द्वारा पूरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। और इसके अलावा कह रहा है जो सेंट्रल प्रॉब्लम होंगी जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, तो उनको किस तरह सॉल्व करेंगे इन इकोनॉमी में, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरी तरह की इकोनॉमी होती है हमारी प्लांट या सेंट्रली प्लांट या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देखिए ऐसी इकोनॉमी जिसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिस तरह, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, प्राइवेट लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं होती, उनको कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट।
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर, सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो देखिए, तो अब ये इसमें क्या कह रहा है कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, वो ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सारे फैक्टर गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, और उन सेट इस जो इकोनॉमी होती है हमारी, इस इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। यहाँ गवर्नमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए नहीं सोचती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है। लेकिन ऊपर जो मैंने आपको बताया, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या था कि कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल होता है पूरा, और वो लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में ये ऊपर वाली दोनों इकोनॉमी के कुछ कुछ पार्ट शामिल हो, जैसा हमारा इंडिया है। इंडिया में क्या है कि कुछ कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे हमारा रेलवे है, पूरी तरह से गवर्नमेंट है। डिफेंस सर्विसेज है, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में। वो बाकी चीज़ों में गवर्नमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट की भी कंपनियां हैं और प्राइवेट की भी कंपनियां हैं। जैसे हम टेलीफोन में बात करें, मोबाइल सर्विसेज में बात करें, BSNL सरकारी है, तो वही जियो आपकी प्राइवेट है। इसी तरह हर सेक्टर में दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इकोनॉमी कहाँ पाई जाती है नॉर्मली। देखिए, मार्केट या कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है वो आपकी पाई जाती है आपकी पूरी तरह से अमेरिका जैसे देशों में, यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है पूरी तरह से। और दूसरी चीज़ है प्लान्ड इकोनॉमी। इस तरह की इकोनॉमी उन प्लेसेज में पाई जाती है जिसे हम लेफ्टिज्म में कहते हैं, जैसे चाइना में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां नहीं काम कर सकती हैं, लेकिन उन पर काफ़ी तरह के कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स, आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो क्या है। देखिए, मैं आपको और सिंपली आपसे कहा जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप इतना लंबा चौड़ा तो नहीं बताओगे। तो देखिए, मेरी लैंग्वेज में इसको कहें तो मैं आपको सिंपली याद करने का तरीका बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमीज, यानी जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी की स्टडी को कहते हैं। जब देखिए इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं क्या कह रहा है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये सोशल साइंस का ही एक ब्रांच है, शाखा है, जो कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस करती है, प्रोडक्शन पे। ये कह रहा है द ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स कैन बी ट्रेस्ड टू एडम स्मिथ्स बुक एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nature। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स है इसकी जो उत्पत्ति मानी जा सकती है वो एडम स्मिथ की बुक है, इसलिए एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आप याद रखना, इस चीज़ को पूछ लिया जाता है कई बार। तो उन्होंने बुक पब्लिश कराई थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, पब्लिश्ड इन द ईयर 1776। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना कि इनकी कौन बुक कब पब्लिश की थी और इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला जाता है। या आपसे पूछा जाता है, या कंप्यूटर में आपसे पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, इसी तरह आपसे पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू मीन होम मैनेजमेंट विथ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू मीन, यानी जो इकोनॉमिक्स थी पहले उसका यूज किया जाता था कि हमारे जो होम है या घर है किसी का, होम मैनेजमेंट के बारे में बात करता था कि हम किस तरह से हमारे पास एक परिवार के पास जैसे लिमिटेड फंड्स हैं उसका हम मोस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से यूज कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। ये कह रहा है द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, इको मीनिंग होम एंड नोमोज मीनिंग अकाउंट। यानी इकोनॉमिक्स जो वर्ड में निकल के आया है वो वर्ड दो सब ग्रीक वर्ड हैं जिनसे कॉम्बिनेशन से निकल के आया है, जिसको हम कहते हैं, पहला है इको, इको का मतलब होता है होम, एंड नोमोज दूसरा वर्ड है नोमोज जिसका मतलब होता है अकाउंट। यानी इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है,
होम का अकाउंट, यानी होम में हमारे पास फंड्स क्या है और उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको जो मेंटेन करने की कला है, जो सब्जेक्ट है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये कह रहा द सब्जेक्ट है डेवलप फ्रॉम बिंग अबाउट हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट इन टू द वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट ऑफ टुडे। यानी शुरुआत में इसका मतलब क्या, केवल हम अपने घर का अकाउंट हिसाब किताब किस तरह से रखते हैं उसको इकोनॉमिक्स बोला गया था, जबकि आज इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को शामिल किया जा चुका है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है आज की डेट में देखा जाए तो, पहला है इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेज। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे नॉर्मली कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी स्केर्स है, यानी स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, कि हमारे पास जो हमारा देश है उसके अंदर रिसोर्सेज काफ़ी कम है। ये हमारी फैमिली पे भी अप्लाई होता है। लेकिन सेकंड की बात की जाती है अनलिमिटेड बॉन्ड्स की, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो काफ़ी अनलिमिटेड है, असीमित है, जिन पर कोई रोक नहीं है। और तीसरा ये कह रहा है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनके भी हमारे अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल होते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, यानी जो हमारी स्कार्सिटी है और उसमें से हम कौन से अल्टरनेटिव को चूज करते हैं अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वही इकोनॉमिक्स है। ये कह रहा है इकोनॉमिक्स फाइंड वेज ऑफ रिकंसलिंग अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा आपको मैंने बताया कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं और उनको हम किस तरह से रिकंसाइल करेंगे अपनी, या पूर्ति करेंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, उसकी बात करता है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग इन कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग रिसोर्सेज कॉस्ट एंड कंज्यूमर बेनिफिट्स। यानी इकोनॉमिक्स में क्या है कि वो कम्युनिटीज जो हैं उसको किस तरह से हम जो रिसोर्सेज हैं और जो कंज्यूमर को इस तरह से हम यूज करें अपने रिसोर्सेज का कि अपने कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम प्रोवाइड करा सकें। लास्ट कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। यानी ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो जो हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, जैसे हम कहते हैं कि मिला जुला के हम एक काम करते हैं किसी चीज़ को, वो रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, विच रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, जो कि स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा जो काम की एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनका रिजल्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए दो यूज करी हैं, लेकिन आप ये रोबिन्स वाली डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा अच्छी है और इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है रॉबिन्स एम्फेसाइज्स द इकोनॉमिक्स, तो देखिए डैट इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर where there is relationship between ants and scarce means and that the scarce means have alternative usage। देखिए इसने हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पूरी तरह डिफाइन कर दिया इसमें कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, जिसमें वही कह रहा है कि रिलेशनशिप हम देखते हैं एंड स्केयर्स मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी स्कार्सिटी के बारे में बात करता है, और डेट द स्केयर मीन हैव अल्टरनेटिव यूज। और ये कह रहा है जो स्केयर हमारे पास फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके अल्टरनेटिव यूज हैं जिनका हम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे 11th के अंदर और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं आप 12th के अंदर, लेकिन दोनों का मतलब और दोनों में डिफरेंस आपको 11th में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारी जो टोटल इकोनॉमिक्स होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका माइक्रो, नाम से क्लियर समझ सकते हैं आप, माइक्रो यानी छोटा। इसमें आप अक्षर को याद रखो, माइक्रो मैक्रो में कौन सा जो लेटर है हमारा इंग्लिश का जो डिफरेंट है। माइक्रो में आप जानते हैं एम के बाद आई आता है, मैक्रो में एम के बाद ए आता है, तो आप इनसे ही इन दोनों का मीनिंग समझ सकते हैं। यानी माइक्रो में आई जो आ रहा है, आई डील्स फॉर इंडिविजुअल्स, एंड मैक्रो ए आ रहा है, उसमें ए का मतलब होता है एग्रीगेट्स। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, और ये कह रहा है हाउ हाउस होल्ड्स एंड फर्म मेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट
इन स्पेसिफिक मार्केट। तो देखिए यानी कहने का मतलब यह है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करती है, यानी पर्सन के बारे में बात करती है, छोटे ग्रुप के बारे में बात करती है कि किस तरह से एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर अलग अलग मार्केट सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेगा, उस तरह की, या एक पर्टिकुलर मार्केट की हम बात करें किसी एरिया की, तो उस एरिया की मार्केट जो है वो इंडिविजुअल मार्केट है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो हम क्या कहलाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैंने जैसा बोला आई का मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स। लेकिन मैक्रो में मैंने बताया एग्रीगेट्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ए फॉर एग्रीगेट्स, यानी लुक्स एट द इकोनॉमी एज एंटायर और होल। यानी एग्रीगेट का मतलब क्या है कि ये होल में बात करती है, टोटल की बात करती है, ठीक है, टोटल की बात करती है, एग्रीगेट्स की बात करती है, यानी पूरे देश के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के या पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात ना करके पूरे कंट्री के बारे में बात करेंगे कि इसमें जैसे कह रहा इकोनॉमिक बाइट फिनोमिना फॉर ईजी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए जब हम देश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देश में कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई कि मेरी दुकान में महंगाई है या मेरे घर में महंगाई है या मेरे घर में अनएम्प्लॉयमेंट है। देश में हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं पूरे देश की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है, किसी पर्टिकुलर आदमी की नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये आपको दोनों को मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ डिफरेंस है, मैंने बहुत सारे डिफरेंस इसमें लिए हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 5 या 6 याद कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ओरिजिन ये कह रहा था वर्ड माइक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस हुज मीन स्मॉल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। यानी जो माइक्रो है वो माइक्रोस का नाम का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका स्मॉल, यानी जो माइक्रो है वो स्मॉल थिंग्स में डील करता है और इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैक्रो क्या है, ये कह रहा था वर्ड मैक्रो हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मैक्रोच विच मीन्स लार्ज। तो देखिए माइक्रो मैक्रो शब्द कहाँ से निकल के आए, आपको आज समझ में आ जाएगा पूरी तरह से कि माइक्रो जो वर्ड है वो माइक्रोस से आया है और मैक्रो जो वर्ड है मैक्रोस से आया है। माइक्रोस का मतलब स्मॉल और मैक्रोस का मतलब लार्ज। तो जैसा हमने डिस्कस किया आप समझिए, इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए स्टडी मैटर्स, इसके बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव, इट मैन ऑब्जेक्टिव टू एनालाइज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो हम किस बारे में बात करेंगे, पूरे किसी पर्टिकुलर आदमी, पर्टिकुलर ग्रुप या मार्केट के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम इसमें किसी पर्टिकुलर की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, उसके अचीवमेंट, उसके प्रिंसिपल, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैक्रो में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके और भी डिफरेंसेज हैं, वो आप लोग बुक्स में आपकी में मिल जाएंगे, आप 4-5 ये याद कर लेना। और देखिए पॉपुलराइज किसने किया ये और याद कर लीजिए। इसमें अल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो को डिस्कस किया है और कीन्स इसके जो पॉपुलर किया है मैक्रो को वो है आपके जेएम कीन्स, ठीक है। यहाँ और क्या कह रहा है ये, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी ये दोनों ही टर्म्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। यानी अगर हम केवल एक की स्टडी करें दूसरी स्टडी ना करें तो वो अधूरा ज्ञान कहलाएगा, अधूरी नॉलेज हो जाएगी आपके लिए, जो कि खतरनाक है, ठीक है। ये इसके अलावा हमने अभी ऊपर 3 तरह की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। उसमें से आपका अक्सर ये पूछा जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, इसको अलग अलग नामों से भी पूछ लिया जाता है। प्लान्ड को मैंने आपको बताया सोशलिस्टिक कहा जाता है और मार्केट को प्राइवेट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो देखिए इनके डिफरेंस को समझ लीजिए। ऑल द मटेरियल मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाई गवर्नमेंट, यानी जो प्लान्ड इकोनॉमी है, देखिए डिफरेंस याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप एक तरफ की चीज़ याद कर लीजिए, दूसरी चीज़ उसका नॉर्मली अपोजिट होती है। तो देखिए
प्लांट इकोनॉमी में क्या है कि ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं, जो मटेरियल थिंग्स हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं, लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी है ये इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती है, यानी प्राइवेट जो लोग होते हैं उनके द्वारा इनको ओन किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक सोशल वेलफेयर, यानी प्लांट इकोनॉमी में जैसा आपको मैंने बताया था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, बल्कि प्राइवेट में क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। थर्ड ये कह रहा है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी जो प्रॉपर्टी है पूरी तरह से वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी है प्राइवेट ओनरशिप भी हो सकती है। ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व एज पर डायरेक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग जिसे कहते हैं, लेकिन अब उसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है। तो जो नीति आयोग तय करता है, फिक्स करता है किस तरह से काम करेगी इकोनॉमी, उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट हैं वो लोग खुद तय कर सकते हैं अपने बारे में कि हमें किस तरह से क्या काम करना है। आज सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई, यानी इसके अंदर क्या है कि ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर अपना प्राइस मैकेनिज्म पे फेस्ड होता है कि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस गिर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में ये जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। तो देखिए, नॉर्मली यहाँ पे जो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के टाइप तो आपके दो ही हैं, और इकोनॉमिक्स के टाइप दो हैं, इकोनॉमी के टाइप तीन हैं। लेकिन इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो होते हैं, कही हुई बातें जो होती हैं, उनके आधार पे हम इकोनॉमी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इसका मतलब भी समझ लीजिए, उसके डिफरेंस भी आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला डिफरेंस ये कह रहा है इट डील्स विद वाट इज एंड वॉट वॉच, यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो आपको बताता है कि क्या है और क्या था, इसमें डील करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आपको ये बोलता है, या नॉर्मेटिव में जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको बोलते हैं कि क्या होना चाहिए। वो ये नहीं बोलेंगे क्या था क्या है, वो ये कहेंगे व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए। वो अपना राय देते हैं, इसमें ओपिनियन दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स, यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो पर डिपेंड होती है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, उस पर बेस्ड होता है। उसके कॉजेज का जो उस पर कॉजेज हैं उसके हम स्टडी करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी के आधार पे हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं। ये नॉर्मेटिव क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन इथिक्स, यानी ये लोगों की पर्सनल सोच और एथिक्स, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, मॉरलिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड ये कह रहा है इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के पास, क्योंकि ये कॉजेज पे और फैक्ट पे बेस्ड होता है। लेकिन इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये केवल स्टेटमेंट्स होते हैं, पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, तो इसलिए इनको कोई वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है पॉजिटिव में क्या है, इन दिस वैल्यू ऑफ जजमेंट आर नॉट गिवन, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई जजमेंट नहीं दिया जाता, केवल फैक्ट जो होते हैं, कॉजेज जो होते हैं, उसका इफेक्ट बताया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इन दिस वैल्यू ऑफ जजमेंट आर गिवन, यानी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है इसके अंदर जजमेंट या डिसीजन दे दिए जाते हैं कि ये होना चाहिए, अपनी राय दिया जाता है। पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए आपका इतना काफ़ी है। अगले चैप्टर में या अगले जो आपका लेक्चर में लेके आऊँगा उसमें मैं आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके बारे में जो भी चैप्टर है आपका उसको मैं ख़त्म कराऊँगा। और इन दोनों के होने के बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा प्रैक्टिस सेट के रूप में, जिससे आपकी और तैयारी आपकी स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम से मिल जाए।